हेलो स्टूडेंट। तो बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी में हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड पैलियोबॉटनी, जिसमें कि हम पढ़ रहे हैं भाई साइकस जिम्नोस्पर्म के बारे में। और साइकस में आज जो अपना टॉपिक है वो है भाई गुरु बीजाणु पर्ण। टॉपिक है अपना साइकस जिम्नोस्पर्म और इसमें भी हम पढ़ेंगे भाई गुरु बीजाणु पर्ण के बारे में। तो ये तो हमने पढ़ लिया कि भाई जो साइकस होता है एक लिंगी पादप होता है, ठीक है। मतलब इस पर एक ही प्रकार का मादा की बात करें तो मादा पादप अलग, नर पादप अलग होता है। तो नर पादप पर तो नर शंकु का निर्माण होता है, हमने पढ़ा है। और मादा पादप की बात करें तो उसमें मादा शंकु का निर्माण नहीं होता है। किसका निर्माण होता है? गुरु बीजाणु पर्ण का निर्माण होता है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि भाई जो गुरु बीजाणु जो पर्ण का जो निर्माण होता है कहाँ होता है? भाई मादा पादप पर होता है। और मादा पादप में भी कहाँ होता है? कि इसके शीर्ष भाग पर। तो गुरु बीजाणु पर्ण का जो निर्माण होता है साइकस के मादा पादप के शीर्ष भाग पर होता है और ये समूह के रूप में पाए जाते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर को हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है गुरु बीजाणु पर्ण की। तीन भागों का ये तो हो गया शीर्ष भाग, ये हो गया इसका मध्य भाग और ये हो गया इसका वृंत। तो गुरु बीजाणु पर्ण की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की पाई जाती है। तो इसका जो शीर्ष भाग होता है इस पर तो दांत के समान या पंख के समान स्ट्रक्चर पाई जाती है। इसकी पंख के समान संरचना होती है और इसके ऊपर दांत के समान संरचना पाई जाती है। किसके ऊपर? भाई शीर्ष भाग के ऊपर। मध्य भाग होता है, इसको हम फर्टाइल भाग कहते हैं, मतलब जनन क्षम भाग कहते हैं मध्य भाग। और जो इसका जो नीचे का जो आधारी भाग होता है वो क्या होता है? भाई वृंत भाग होता है। इस प्रकार गुरु बीजाणु पर्ण को हम कितने भाई तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। इसके अलावा और दूसरी बात करें तो जो साइकस का जो पादप होता है इसमें हमने पढ़ा कि जो नर पादप होता है उसमें जो वृद्धि पाई जाती है उसमें उसकी सिम्पोडियल प्रकार की वृद्धि पाई जाती है। सिम्पोडियल की बताया था कि उसके भाई जो शीर्ष होता है उसके मध्य भाग में नर शंकु पाया जाता था, ठीक है, जिसके कारण एक पार्श्व दिशा में हो जाने से इससे एक साइड से जो वृद्धि होती थी कौन सी होती थी? सिम्पोडियल प्रकार की वृद्धि। तो इसमें जो साइकस के मादा पादप की बात करें तो इसमें मोनोपोडियल प्रकार की वृद्धि पाई जाती है, मतलब एकल वृद्धि। एकल वृद्धि किस प्रकार पाई जाती है कि भाई इसमें हमने पढ़ा कि जो गुरु बीजाणु पर्ण होते हैं इसके शीर्ष भाग पर निर्मित होते हैं, ठीक है। और शीर्ष भाग पर जब निर्मित होते हैं तो इसमें जो वृद्धि होती है सघन रूप से अक्षीय वृद्धि होती है शीर्ष क्रम में। अब इसमें जो वृद्धि होती है कौन सी होती है? मोनोपोडियल या एकल शाखी वृद्धि होती है। अब एकल शाखा वृद्धि क्यों होती है, मोनोपोडियल वृद्धि क्यों होती है? क्योंकि इसमें नर शंकु का निर्माण नहीं होता। यदि यहाँ पर भी मतलब जैसे कि बात कर रहे हैं मादा पादप की, यहाँ पर मादा शंकु का निर्माण होता तो इसमें भी कौन सी प्रकार की वृद्धि पाई जाती है? सिम्पोडियल प्रकार की वृद्धि पाई जाती है। लेकिन यहाँ पर मादा शंकु का निर्माण नहीं हो रहा है। मादा पादप की बात करें किसका निर्माण हो रहा है? गुरु बीजाणु पर्ण का निर्माण हो रहा है। वो इसके शीर्ष पर गुच्छे के रूप में या समूह के रूप में पाई जाती है। तो जो तने की जो वृद्धि होती है कैसी होती है? एकल शाखी प्रकार की वृद्धि होती है। तो इसमें हम लिखेंगे कि भाई साइकस के मादा पादप के शीर्ष भाग पर, मादा पादप के शीर्ष भाग पर गुरु बीजाणु पर्ण समूह के रूप में, गुरु बीजाणु पर्ण समूह के रूप में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, गुरु बीजाणु पर्ण, गुरु बीजाणु पर्ण सामान्य व सल्क पर्णों के मध्य, सामान्य व सल्क पर्णों के मध्य अग्राभिसारी क्रम में के मध्य अग्राभिसारी क्रम में उत्पन्न होते हैं। ठीक है भाई,
बात कर रहे हैं मादा पादप की भी, कहाँ निर्मित होते हैं गुरु बीजाणु, जो गुरु बीजाणु पर्ण होते हैं कहाँ निर्मित होते हैं, इसके शीर्ष भाग पर उत्पन्न होते हैं। और शीर्ष भाग में भी कहाँ, कि जो सामान्य और जो सल्प पर्ण होती हैं उनके मध्य में अग्राभिसारी क्रम में निर्मित होते हैं। तो गुरु बीजाणु पर्ण के निर्माण से तने की शीर्षस्थ वृद्धि, तने की शीर्षस्थ वृद्धि निरंतर होती रहती है, लगातार होती रहती है। क्योंकि ये शीर्ष संघनित होकर शंकु निर्माण नहीं करते हैं। कि हमने बताया था कि जो मादा पादप होता है उसमें शंकु का निर्माण नहीं होता, शंकु के आधार पर स्थान पर उसमें किसका निर्माण होता है, गुरु बीजाणु पर्ण का होता है। तो गुरु बीजाणु पर्ण के निर्माण के कारण इनमें क्या होता है, शीर्षस्थ वृद्धि लगातार होती रहती है, मतलब शंकु का निर्माण नहीं होता है। तो जो शीर्षस्थ प्रकार की जो लगातार वृद्धि होती रहती है उसी को हम कौन सी प्रकार की वृद्धि बोलते हैं भाई, मोनोपोडियल या एकल अक्षीय या एकल शाखी प्रकार की वृद्धि होती है। तो होकर शंकु निर्माण नहीं करते हैं। इस प्रकार की वृद्धि एकल अक्षी वृद्धि कहलाती है। एकल अक्षी, या दूसरा इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं भाई मोनोपोडियल। मोनो का मतलब क्या होता है, एक, एकल अक्षी वृद्धि कहलाती है। इसके बाद हम बात करते हुए जो गुरु बीजाणु पर्ण की संरचना की, तो इसकी संरचना पंख के समान होती है, 3 भागों में विभाजित की गई है। तो गुरु बीजाणु पर्ण की संरचना पंख के समान होती है, पंख के समान होती है। कि भाई 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसका आधारीय भाग हमने क्या बताया था, डायग्राम बना के बताया था। आधारीय भाग क्या होता है भी, व्रंत कहलाता है। मध्य भाग उर्वर भाग होता है जिनमें जनन क्षमता पाई जाती है, और जो ऊपर का जो शीर्ष भाग होता है उस पर दांत समान संरचना पाई जाती है। तो जिसका आधारी भाग बंध्य व्रंत कहलाता है। ठीक है। मध्य भाग बेलनाकार होता है, और कैसा होता है, उर्वर होता है, मतलब फर्टाइल, मतलब जननक्षम होता है। और एक होता है इसका शीर्ष भाग, ये भी कैसा होता है, बंदे प्रकार का होता है, पालिका युक्त होता है, मतलब पालियों में विभेदित होता है, एवं दांतेनुमा पर्णिल होता है, मतलब दांत के समान पर्णिल संरचना पाई जाती है। तो दांतेनुमा पर्णिल होता है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद टॉपिक है इसमें अपना भाई गुरु बीजाणुधानी। तो अपना टॉपिक है भाई गुरु बीजाणुधानी। दूसरा इसको हम नाम बोलते हैं भाई बीजांड। ठीक है, इसी को हम किस नाम से, बीजांड के नाम से भी जानते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणुधानी भी कहते हैं। तो हम बात कर रहे हैं भाई साइकस के बीजांड की। ये साइकस के बीजांड की काट है। तो जो साइकस का जो बीजांड होता है, पादपों में सबसे बड़ा बीजांड पाया जाता है। जो साइकस का जो बीजांड होता है इसको हम नग्न आंखों से भी देख सकते हैं। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी जो लंबाई होती है, मतलब बीजांड की 6 से 7 सेंटीमीटर होती है। और इसकी जो चौड़ाई की बात करें
तो लगभग 4 सेंटीमीटर पाई जाती है। ठीक है, तो इसको हम आसानी से नग्न आंखों से देख सकते हैं। तो प्रारंभिक अवस्था में इसकी बात करें, ये जो बीजांड की बात करें, कैसे होता है, हरे प्रकार का होता है, रोमिल होता है। लेकिन जैसे जैसे इसका जो बीजांड, साइकस का जो बीजांड या गुरु बीजाणुधानी परिपक्व अवस्था में आती है तो लाल नारंगी रंग की हो जाती है। और इसमें इसका जो बीजांड होता है भी कैसे होता है, एक अध्यावरणी पाया जाता है। मतलब इसके बाहर, मतलब जो बीजांड काय होता है इसके बाहर क्या पाया जाता है, एक अध्यावरण पाया जाता है। अब यह इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं भाई, बीजांड की स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर भाई सबसे ऊपर का भाग क्या होता है, बीजांड द्वार होता है, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल होता है। ठीक है, इसके नीचे की तरफ क्या पाई जाती है भी, मतलब चारों तरफ की जो न्यूक्लियस जो बीजांड का होता है आवरण के द्वारा घिरा हुआ रहता है। ठीक है, केवल ये इसका ये वाला जो भाग होता है शीर्ष भाग आवरण के द्वारा घिरा हुआ नहीं रहता, जैसे हमने दे रखा है कि इसमें स्पेस पाया जाता है। ठीक है, इस स्पेस वाले भाग को ही क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं। इससे नीचे की तरफ जो पाया जाता है, इसमें जो बीजांड काय होता है, बीजांड काय में उभरा हुआ भाग पाया जाता है। ठीक है, बीजांड काय के उभरा हुआ भाग जो पाया जाता है इसको हम बोलते हैं बीजांड काय चोंच कहते हैं। और बीजांड काय चोंच के अंदर की तरफ एक कोष्ठ पाया जाता है, चेंबर पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं परागकण कोष्ठ कहते हैं। और परागकण कोष्ठ के अंदर नाम से स्पष्ट क्या पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं। तो इसके अंदर परागकण होते हैं। इससे अंदर की तरफ क्या पाती है, स्त्रीधानी होती है। बीजांड काय होता है कंप्लीट वाला, और इसमें बाह्य मांसल परत होती है और एक होती है मध्य मांसल परत होती है। मतलब मांसल के नाम समझ गई कैसे होती है, गूदेदार होती है बाहर की तरफ। और मध्य परत जो होती है ये भी किससे, जो बीजांड काय होता है उससे जुड़ी हुई रहती है। मध्य भाग इसका कहाँ से, बीजांड काय से जुड़ा हुआ रहता है। तो इसमें हम लिखेंगे भाई साइकस का बीजांड बीजधारी पादपों में सबसे बड़ा होता है। तो बात करें सबसे बड़ा जो बीजांड बीजधारी पादपों में पाया जाता है किसका होता है, भी साइकस का होता है, सबसे बड़ा होता है। इसकी लंबाई की बात करें, इसकी लंबाई लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर। व चौड़ाई की बात करें, मतलब इसका व्यास, चौड़ाई कितना होता है, 4 सेंटीमीटर होता है। इसमें जो इसका जो बीजांड होता है वो ऋजु प्रकार का होता है। बीजांड ऋजु प्रकार का, वह एक अध्यावरणी होता है, एक अध्यावरणी होता है। युवा अवस्था में बीजांड, मतलब प्रारंभिक अवस्था में, युवा अवस्था में बीजांड बताया था भी कैसे होता है, हरा होता है, हरा व रोमिल होता है। लेकिन जैसे जैसे परिपक्व अवस्था में आता है तो कैसे होता है, लाल नारंगी रंग का हो जाता है। तो परिपक्व होने पर यह लाल नारंगी रंग का हो जाता है। ठीक है, तो प्रत्येक बीजांड में भाई ये पूरा क्या है, कंप्लीट बीजांड, और इसमें क्या पाते हैं, एक बीजांड काय पाया जाता है। तो प्रत्येक बीजांड में केंद्रीय भाग में बड़ा क्या होता है, बीजांड काय होता है। यह शीर्ष भाग के अलावा सब जगह से, मतलब चारों तरफ से अध्यावरण द्वारा जुड़ा रहता है। ठीक है, कि भाई शीर्ष भाग पर अध्यावरण नहीं पाया तो बाकी चारों तरफ क्या पाया जाता है, अध्यावरण पाया जाता है।
इसमें शीर्ष भाग का बीजांडकाय हिस्सा उभरा रहता है। भाई ये बीजांडकाय हो गया, इसका बाहर उभरा हुआ हिस्सा रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, बीजांडकाय चोंच कहते हैं, जिसे बीजांडकाय चोंच कहते हैं। इस स्थान का ऊपरी छिद्र बीजांड द्वार कहलाता है। इसमें अध्यावरण की बाहरी व भीतरी परतें मांसल होती हैं। कि भाई अध्यावरण होता है, इसकी बाहरी परत और जो आंतरिक परत होती है कैसी होती है, मांसल होती है। इसके बाद आंतरिक परत बीजांडकाय से जुड़ी रहती है। बीजांडकाय चोंच के अंदर कोशिका विघटन के कारण गुहिका का निर्माण होता है। गुहिका का निर्माण होता है जिसे पराग प्रकोष्ठ कहते हैं, पराग प्रकोष्ठ या पराग कोष्ठ कहते हैं। और ये जो पराग प्रकोष्ठ होता है, जब परागकोष्ठ होता है, इसके अंदर ही क्या पाए थे, परागकण पाए जाते हैं। तो पराग प्रकोष्ठ में परागकण एकत्रित होते हैं। परागकण एकत्रित होते हैं। तो ये हुई भाई गुरु बीजाणुधनी या बीजांड की संरचना।